सरकार 1980 के दंगों की रिपोर्ट क्या कहते हैं विधानसभा में पेश करने जा रही है और उसका कहना यह है कि जांच में पूरा क्लियर हुआ कि इसमें कौन दोषी था। तो क्या कहना है? देखिए, अगर रिपोर्ट सही है, बिल्कुल हमने वो दंगा देखा है। हम उस वक्त MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और ईद सेलिब्रेट करने के लिए घर आए थे। जो वहाँ पे हालात गुजरे, हालांकि मैंने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी थी। मैं जब अपने मोहल्ले की मस्जिद से नमाज पढ़ के आया तो लोग कीचड़ में सने हुए आए थे और उन्होंने बताया कि ईदगाह के मैदान में गोली चल गई और ईदगाह के मैदान में लाशें बिखर गई। धीरे धीरे पता चला कि क्या वजह थी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ हो रही थी, एक नजिस जानवर खंजीर सफ़ों में आ गया और कीचड़ में था, जिस पे लोगों ने एजिटेट किया। पुलिस ने उस एजिटेशन को दबाने के लिए डायरेक्ट लाठीचार्ज और फायरिंग शुरू कर दी। ना कोई आंसू गैस छोड़ी गई, ना रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया। मेरे सगे मामू उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि बाद में ट्रकों के अंदर लाशें नहीं थी। और एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या उन्होंने बताया कि एक आदमी जिसकी टांग में गोली लगी थी और वो इमाम साहब से हाथ जोड़ के कह रहा था कि इमाम साहब मुझे बचा लो, ये मुझे लाशों में लिए जा रहे हैं। इमाम साहब ने टांग पकड़ के उसको बाहर निकालने की कोशिश करी तो PSC वाले ने उनके भी अपने बंदूक की बट मारी, लेकिन उन्होंने टांग नहीं छोड़ी और उसकी टांग इमाम साहब के जुब्बे के ऊपर आके टकराई और उनकी जुब्बे के ऊपर भी खून का धब्बा, बड़ा सा धब्बा, जो सारे मीडिया ने उस वक्त के मीडिया ने दिखाया, अखबारों में गया। लोगों ने तैश में आकर, आक्रोश में आकर गल शहीद की चौकी में आग लगा दी थी और तोड़फोड़ करी। लेकिन उसके बाद जो PSC ने करा वो बहुत भयानक। जिस घर में PSC घुस गई उसको बर्बाद कर दिया। लोगों को जहाँ जिसको ले गए उसमें बहुत से लोग आज तक वापस नहीं लौटे। बहुत दर्दनाक और बहुत दर्द भरी दास्तानें हैं। कैसे कैसे वो फसाद आगे बढ़ता गया। लेकिन जब BSF आई, BSF ने लोगों के दिल जीतने की कोशिश करी और BSF ने हिंदू मुसलमान सबके जख्मों पे मरहम रखा। किसी को कर्फ्यू के अंदर सब्जी ला के दी, किसी को दूध ला के दिया। संभ्रांत नागरिकों को बिठाकर एक साथ इंटरेक्शन कराया और दंगा ख़त्म हुआ। 2 महीने तक दंगा चला। इमाम साहब ने ये डिमांड करी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से कि PSC मुरादाबाद के अंदर ना लगाई जाए और उन्होंने मानी। बहुत दिन तक लगी भी नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे भी इस बात को कहा गया कि PSC अगर लगेगी तो हम बकरीद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ेंगे। उस वक्त उन्होंने वो सारी शर्तें मानी। ऐसी ऐसी दास्तानें हुई कि आप सोच भी नहीं सकते इंसानियत पे क्या गुजरी थी। मैंने एक ऐसी महिला का इलाज किया जो 15 साल के बाद भी उसके दिमागी हालात ये थे कि मुझसे आके कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा आरिफ ईदगाह गया हुआ है, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने सिवैयाँ बनाई हैं, वो आज तक लौटा नहीं। अब मैं आपको कहाँ तक ये दास्तानें बताऊं जो उस वक्त ये दर्द भरी दास्तानें थी। मैं तो ये चाहता हूँ कि सही रिपोर्ट आए, किसी को बिला वजह ना फंसाया जाए उसके अंदर। और अब तो 42-43 साल हो गए, अब मैं क्या डिमांड करूं कि साहब उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने गोली चलाई थी। एक भी PSC के या पुलिस के आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इस वक्त रिपोर्ट आ रही है, ये हक है जनता का वो भी जाने कि आखिर हुआ क्या। 1983 में जब एक बार ये रिपोर्ट पेश हुई थी तो सूत्रों बताते हैं कि मुस्लिम लीग का इसमें साफ साफ हाथ बताया गया था और जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे वो मुरादाबाद के ही थे। उसमें कहा गया है कि उन्होंने एक समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा। देखिए,
आप जिनका जिक्र कर रहे हैं प्रेस में डॉक्टर शमीम साहब का नाम आ रहा है, उनका कोई रोल नहीं था इस दंगे में। आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या सुअर से उन्होंने कह दिया था कि सफों में घुस जाए? उन्होंने आवाज उठाई थी उन मजलूम लोगों की जिन पे जुल्म हो रहे थे, जिनके हाथ पैर कोतवाली में तोड़े जा रहे थे, उनके खिलाफ आवाजें उठाई थी। उन्होंने दंगे में कोई उनकी शिरकत नहीं की। सबसे बड़ा कल्प्रिट जो थे इस दंगे की, वो उस वक्त की पीएसी थी, और उसी को, इन सब हालात को देखते हुए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने बाद में 10% मुसलमानों को पीएसी में लिया था, ताकि उनकी मौजूदगी में कोई दूसरे के ऊपर जुल्म ना कर सके। सरकार क्या महसूस कर रही कि 43 साल के बाद ये रिपोर्ट जारी करेगी? क्या मैसेज दे रही है? देखिए, मैसेज रिपोर्ट का आप देख ही रहे हैं कि सरकार ये रिपोर्ट जारी करके मुसलमानों को बांटने की भी साजिश है, मुसलमान को डिसइंटीग्रेट करने की साजिशें हैं। लेकिन वो कोई भी साजिश हो, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्टें आनी चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए। आज नहीं, आज से 50 साल बाद आप बाबरी मस्जिद की भी रिपोर्ट देखेंगे, कुछ ना कुछ आएगी। आए ऐसा आज साहिब का का रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखिए, अगर वो क्रिमिनल है, कोर्ट उसे उन्हें साबित करता है तो उनको ट्रायल फेस करना चाहिए। ट्रायल फेस करें, बेकसूर है तो कोर्ट उनको छोड़ दे। जो उत्तराखंड का कौन सी रिपोर्ट लागू होने जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं कि उनको आपस में ये होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों को कौन कितना टॉर्चर कर ले। एक आसाम के मुख्यमंत्री हैं, एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, एक दो एमपीस भी हैं। इनका एजेंडा ही है कि कैसे नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन बचाए रखे। एक सवाल ये भी है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई, क्या इसका असर जो है 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, 2024 के चुनाव पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिनके जो जख्म थे वो भर चुके। हाँ, वो ज़रूर है कि जिसके घर से जो चला गया वो जख्म तो कभी नहीं भरेगा। चुनाव पे इसका तो मैं तो समझता नहीं कि कोई असर पड़ने जा रहा है। जी ने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया है, क्या मानते हो? आपने भी देखा होगा कि जिस वक्त पोलिंग हो रही थी तो उस वक्त पुलिस को ये अधिकार किसने दिया था कि वो आईडी चेक करे? पुलिस को ये अधिकार किसने दिया था कि पर्ची चेक करे? पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, बाहर से बाहर भगाने के लिए नहीं होती। वोटर सख्ती क्यों की गई थी अपोजिशन के बूथ्स के ऊपर? ऐसा आखिरी सवाल ये है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था भी कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बजरंग दल पर बैन लगा दें। क्या अच्छी बात है। ऐसे वो तमाम संगठन जो नफरतों की राजनीति कर रहे हैं, जो हम हिंदुस्तान में रहने वालों के बीच में नफरतों के बीच बोल रहे हैं, हमारा प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे सारे संगठनों के ऊपर बैन लगना चाहिए।